आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रश्न पूछा है माँ कविता भारती ने कि स्वामी जी, दो रास्तों में से एक चुनना हो तो हम निर्णय कैसे लें? हम्म सामान्यतः आप देखे होंगे कि लोगों के लिए निर्णय लेना एक चुनौती भरी मानसिक दशा होती है, क्योंकि प्रायः जो हमारा मन है वो दुविधाग्रस्त होता है, असमंजस में होता है। मैं किसे चुनूं और किसे छोड़ूं, ये द्वंद्वग्रस्त चित्त की दशा है। इसी को हम दुविधाग्रस्त चित्त की अवस्था भी कह सकते हैं। दुविधा का अर्थ हुआ कि मन दो हिस्सों में बटा है और दो हिस्सों में बटा हुआ मन डांवाडोल रहता है कि कैसे निर्णय लूं, इस रास्ते को चुनूं या इस रास्ते को चुनूं। अच्छा, एक बात विचार करना चाहिए कि हमारा चित्त दुविधाग्रस्त क्यों होता है। कुछ कारण है। इन कारणों को समझ लेंगे तो आपको निर्णय लेने में सुविधा होगी। किन कारणों से चित्त हमारा दुविधाग्रस्त, असमंजस में होता है, अनिर्णय की दशा में होता है, क्या निर्णय लें, डामाडोल रहता है। सबसे पहला कारण है बोध की कमी, समझ की कमी, प्रतिभा की कमी। ये एक बड़ा कारण है और बड़ी मुश्किल बात है कि ये समझ, ये बोध मार्केट में कहीं मिलता नहीं। एक प्रसिद्ध वचन है आइंस्टीन का, मैं कहीं पढ़ रहा था। आइंस्टीन ने कहा कि समझ के जिस लेवल पर हम जीते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समझ के जिस लेवल पर हम जीते हैं और हमारे जीवन में जो समस्याएं आ जाती हैं, समझ के उसी लेवल पर जीते हुए हम उन्हें हल नहीं कर सकते। क्योंकि समझ के जिस लेवल पर हम जी रहे हैं उसी में तो समस्या आई है और हम उसी लेवल पर रहकर उसको हल करना चाहते हैं। कैसे हल होगा? तो क्या करना पड़ेगा? समझ को बढ़ाना पड़ेगा, बोध को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बोध का पैकेट कोई मार्केट में तो मिलता नहीं। तो इस पर बात करेंगे कि बोध कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहली बात, दुविधा का जो कारण है वो है बोध की कमी, समझ की कमी। दूसरा कारण है हानि की आशंका। ज्यादातर हम सोचते हैं हम कोई निर्णय ले लेंगे तो पता चला ये वाला निर्णय लिया तो हमारी हानि हो जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, या इसके बदले ये निर्णय लें, इसको चुन लें तो इसमें हानि हो जाएगी। तो हानि की आशंका के कारण हमारा चित्त दो खंडों में बढ़ जाता है, दुविधाग्रस्त हो जाता है। तीसरा कारण है अपयश की आशंका। हम सोचते हैं कि कोई हम निर्णय लें और बाद में बदनामी फैल जाए, हम असफल हो जाएं, असफलता का अपयश मिले। तो अपयश के डर से भी हम, हमारा चित्त जो है टूट जाता है दो खंडों में और दुविधाग्रस्त हो जाता है। एक कारण और भी है, चौथा कारण, अत्यधिक तनाव के कारण। जब कोई बहुत तनावग्रस्त होता है, बहुत विचारग्रस्त होता है, तो इस तनाव की दशा में भी वो सही निर्णय नहीं ले पाता। किसको चुने ये उसको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कोहरा छा जाता है तो साफ साफ नहीं दिखता ना सामने, ऐसे ही उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता कि किसको चुने। ये तनाव के कारण भी होता है। पांचवा कारण है लालच के कारण या दबाव के कारण। कई बार हमारा मन बड़ा लालची होता है, हम सोचते हैं अत्यधिक लाभ किस में होगा, उसी को हम चुने। हाँ, इसको चुने तो ज्यादा लाभ है या इसको चुने तो ज्यादा लाभ है। इस कारण भी हम निर्णय नहीं ले पाते। ये लालच भी एक बड़ी बुरी बला है जो हमारे मन को तोड़ देती है दो खंडों। परस्पर विरोधी मूल्य भी एक कारण है। हम सोचते हैं कि इधर जाएं या इधर जाएं, ये दोनों आपस में विरोधी है। संसार को चुने कि संन्यास को चुने, इस काम को चुने कि उस काम को चुने, इस व्यक्ति को चुने कि उस व्यक्ति को चुने, ये दुविधा पड़ी रहती है। कारण क्या होता है? परस्पर विरोधी मूल्य। और एक चीज और भी है कारण, जब कोई व्यक्ति परिणाम की, आने वाले रिजल्ट की बहुत अधिक चिंता करता है, तब भी वो निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि सोचता है इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। ज्यादातर जो टीन एज के बच्चे होते हैं वो शादी को लेकर इस तरह की समस्या से ग्रस्त होते हैं। शादी करना फायदेमंद है कि शादी नहीं करना फायदेमंद है, और दोनों के पक्ष में बराबर तर्क मिल जाएगा, उतने ही तर्क दोनों के पक्ष में मिल जाएंगे, बड़ी मुश्किल में रहते हैं, बड़ी दुविधाग्रस्त स्थिति रहती हो। साधु संतों से पूछते रहते हैं शादी करें कि ना करें, किसी ने कह दिया कर लो, किसी ने कह दिया ना करो। अब और मुसीबत हो गई, इसकी माने कि उसकी माने। एक कारण और भी है कि मेरा निर्णय कहीं गलत ना हो जाए, इसका डर बना रहता है कि मैं जो निर्णय लूंगा कहीं वो गलत ना हो। तो भय के कारण भी मन खंडित हो जाता है। और लास्ट एक कारण और जो मैंने
पाया कि ज्यादातर लोगों के दुविधाग्रस्त होने का कारण या निर्णय न ले पाने का कारण पूर्णतावादी बनने की चाह। हम सोचते हैं कि मैं जो डिसीजन लूंगा वो परफेक्ट हो, पूर्णतावादी बनना कि मेरे से बिल्कुल जो होता है वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं होती, उसमें कुछ कमी नहीं हो सकती। ये पूर्णतावादी बनने की चाहत भी आदमी को डर पैदा कर देती है, फिर वो निर्णय नहीं। इन्हीं कारणों से चित्त खंडित होता है, दुविधाग्रस्त होता है और परेशान होता है। अब हम लोगों को वो उपाय जानना चाहिए जो आपने पूछा है कि दो रास्तों में से एक चुनना हो तो हम कैसे निर्णय लें। तो मैं दो प्रकार के आपको उपाय बताऊंगा निर्णय लेने की सुविधा के लिए, दुविधाग्रस्त स्थिति से मुक्ति के लिए। एक तो तात्कालिक उपाय कि जब घर में आग लग गई हो तो उस समय पानी कहाँ से आएगा, यानी तात्कालिक उपाय। और दूसरा दीर्घकालिक उपाय कि हमेशा आप निर्णय लेने में सक्षम हो सकें, इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जानते हैं 5 कारण, वो 5 कारण जो तात्कालिक उपाय के रूप में काम करेंगे, आपको निर्णय लेने में सुविधा देंगे। सबसे पहले कि जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो किस बात से डर पैदा हो रहा है, किस बात का डर है, उसको पहचानने का प्रयास करें कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, नहीं ले पा रही हूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसको चुनूं या उसको चुनूं, तो किस बात का डर है, उस डर का पता लगाएं। क्योंकि वो बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि हो सकता है वह डर बिल्कुल फालतू हो, ऐसा कोई भय ना हो, और हो सकता है वह जेन्युइन डर हो। तो दोनों ही स्थिति में वो काम आएगा कि वो डर किस चीज का है। क्या आर्थिक हानि का डर है, क्या सामाजिक अपयश का डर है, या असफलता का डर है, किस चीज का डर है, उसको लिखें और उस पर मनन करें। तो मनन करेंगे तो वह जो ऊर्जा आपके खंडित चित्त में बह रही थी वह मनन करने में लगेगी। फिर दूसरा है कि अत्यधिक विश्लेषण किसी चीज का ना करें, उसमें भी आदमी नहीं चुन पाता। बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करें। ओशो एक बड़ी मजेदार चुटकुला सुनाते थे। कहते थे कि एक प्रोफेसर जो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था, मिलिट्री में उसका आकस्मिक भर्ती हो गया। इमरजेंसी आ गई तो प्रोफेसर को भी मिलिट्री में ले लिया उन लोगों ने। कोई आक्रमण हो गया था तो ले लिया। अब वो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर, अत्यधिक विश्लेषणवादी, बहुत सोचने विचारने वाला आदमी। तो जब उसका कमांडर कवायद करा रहा था, युद्ध में जाने के पहले दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे घूम, आगे चल, तो वो खड़ा रहता था। बाकी सब प्लेटून के जो सदस्य थे वो तो मुड़ते थे, कमांड को फॉलो करते थे, लेकिन वो खड़ा था वहीं। तो कमांडर आया, उसने कहा क्या बात है भाई, तुमको सुनाई नहीं पड़ता मैं जो कमांड दे रहा हूँ? उसने कहा अच्छी तरह से सुनाई पड़ता है। तो बोले क्यों फॉलो नहीं करते? बोले अभी आपने पूछा, बोला ना कि दाएं घूम। बोले हाँ। फिर उसके बाद बाएं घूम। बोले हाँ। तो बोले जब वहीं आना है तो फिर क्यों घूमे? फिर घूमने का फायदा क्या है? जब दाएं जाके फिर बाएं घूमना है तो हम वहीं खड़े रहे। तो कमांडर ने कहा भाई तुम मिलिट्री के लायक नहीं है, तो बड़ा मुश्किल मामला है। तुम किचन में काम करो वही ठीक है, मिलिट्री में तो 100 काम है, तो तुम किचन में चले जाओ। तो किचन में उसकी ड्यूटी लगा दी। किचन का जो प्रभारी था उसने कहा कि ये मटर के दाने हैं, उसने कटोरे में लाके, टोकरी में लाके मटर के दाने रख दिए। बोले इसके छोटे छोटे दाने अलग कर दो, वो नाश्ते में डलेंगे, और बड़े बड़े दाने निकाल देना, वो सब्जी में डलेंगे। मैं 1 घंटे बाद आता हूँ, ये काम कर दो। तो उसने बस बैठ गया। 1 घंटे बाद आया तो देखा कि टोकरी को लेके ज्यों का त्यों बैठा है। उसने कहा क्या बात है भई, तुमने दाने अलग नहीं किए? उसने कहा आपने कहा था कि छोटे दाने अलग कर देना, नाश्ते में डलेंगे। उसने कहा हाँ, और बड़े दाने सब्जी में डलेंगे, उसको भी अलग करना है? बोले हाँ। तो वो जो मिडिल साइज के दाने हैं उनका क्या करना है? कोई काम नहीं करना है सिवाय विश्लेषण के, सिवाय अत्यधिक विश्लेषण के, विचार के। अब ऐसा आदमी अनिर्णित स्थिति में ही रहेगा। तो अत्यधिक विश्लेषण से बचना है। तीसरा जो तात्कालिक उपाय है वो ये है कि निर्णय लेने की जो मानसिक दशा है उसको डेवलप करना चाहिए। तो कैसे डेवलप करेंगे? रोज छोटी छोटी चीजों पर अभ्यास करें। रोज कम से कम 10 निर्णय लें। ये बड़ा प्रैक्टिकल है कि आप हर चीज को अनिर्णित अवस्था में मत छोड़ें, डिसीजन लें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नुकसान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो उसको झेलें, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करें। ये मानसिक क्षमता विकसित होनी चाहिए। एक मेरे मित्र हैं, उनका बड़ा प्रॉब्लम है यही कि वो बोले कि घर में हमारी पत्नी और हमारे में पटता नहीं है ज्यादा। तो मैंने कहा किस चीज पर बहस है? तो बोले ये है कि वो पूछती है खाना बनाने के पहले कि कौन सी सब्जी बनाऊं। तो
मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे मन का बना लो, तो बोलती है नहीं तुम बताओ। तो बस इसी पर विवाद है। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं बता देते? बोले देखिए घर में 2 ही सब्जी है, उसको एक चुन के बनाना है, तो उसको बना देती, उसको पूछती क्यों है? तो मैंने कहा मान लो वो पूछती है, उसको भी मैंने पूछा उसकी पत्नी को कि तुम पूछती क्यों हो? तो बोले जब वो बता देंगे तो मेरे को बनाना आसान हो जाएगा। पत्नी ऐसे भी उनकी निर्णय लेने वाली नहीं। तो वो 2 सब्जी भी हो तो भी वो निर्णय पति पर ही थोपेगी कि तुम्ही ने कहा था बरबट्टी बनाने को, तुम्ही ने कहा था भिंडी बनाने को तो मैं बनाई हूँ। अब बना या बिगड़ा तुम खाओ, ठीक है? पति को मैंने कहा कि भाई वो तो उसका तो मुझको समझ में आ गया कि चलो वो डिसीजन नहीं ले पा रही। तुम तो घर के मुखिया हो, तुम बता देते कौन-सी सब्जी बनानी है। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? बोले मान लो मैंने पहले से बता दिया कि भिंडी बनाओ, तो अब खाने का मज़ा ही जाता रहा। मुझे मालूम है भिंडी बन के आएगी, ये कैसी भिंडी बनाती है मेरे को पता है। तो सारा मामला ही खराब हो गया। तो इस तरह से देखें तो वो दोनों निर्णय नहीं लेते। निर्णय लेना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ के लिए दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिसीज़न लेने की क्षमता को डेवलप करना है और कम से कम 10 निर्णय तो प्रतिदिन लेना चाहिए। उससे मानसिक क्षमता भी जितना आप अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करेंगे उतना वो विकसित होता है। यदि आपने कुछ उसका उपयोग नहीं किया तो काई लगना शुरू हो जाता है। और चौथा जो तात्कालिक उपाय है, निर्णय लेने के लिए आपको बल देगा, ज़रा 1 मिनट आँख बंद करके सोचें कि आज जिस अनिर्णय की स्थिति में हैं, 10 साल बाद उसका कितना मूल्य रहेगा? ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें। आज जिसको आप जीवन में बहुमूल्य मान रहे हैं, जिसके लिए आप तनावग्रस्त हुए जा रहे हैं, क्या 10 साल बाद उसका कोई वैल्यू रहेगा? क्या मूल्य रहेगा? क्या वो उतना ही मूल्यवान होगा? आप पाएँगे उस समय आप हँसेंगे। जैसे छोटे बच्चे थे तो आप खिलौने से खेलते थे, कितना लड़ाई झगड़ा हो जाता था। लेकिन आज खिलौने के लिए कभी लड़े हैं? आज आपके लिए वो व्यर्थ हो गया। क्या आज जिसको आप बहुत मूल्यवान समझ रहे हैं, क्या 10 साल बाद उसकी वही स्थिति रहेगी? इस बात को जरा मनन करेंगे तो निर्णय लेने में सुविधा हो। और 5वां स्वयं पर भरोसा रखें। हम लोग सबसे जो गलत बात है व्यक्ति में वो है आत्मश्रद्धा का खो जाना। नहीं सब बड़े महान लोग हो चुके, सब अच्छे लोग तो हो चुके हैं। अब हम तो बस कलयुग है, कलिकाल है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। ये आत्मश्रद्धा का खो जाना गलत है। निर्णय लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? थोड़ा-मोड़ा नुकसान होगा, स्वयं पर भरोसा रखना। तो ये मैंने 5 जो है तात्कालिक उपाय बताए कि इनसे आपको आत्मिक बल मिलेगा, मानसिक बल मिलेगा निर्णय लेने में किसे चुनना है और किसे भी चुनें, प्लस माइनस दोनों के लाभ-हानि होंगे ही होंगे। कुछ दीर्घकालिक उपाय जो करना चाहिए व्यक्ति को वो मैं अब उपाय आपके सामने निवेदन करता हूँ। दीर्घकालिक उपाय में जो सबसे पहले मुझे सूझता है वो है कि जीवन में आपके सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु क्या है? इसको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। सद्गुरु क्या है? एक अति उच्च चेतना संपन्न व्यक्ति। जब हमारी चेतना के दायरे से ऊपर की चीजें हमारे जीवन में घटती हैं, तब हमें एक काउंसलर चाहिए होता है, तब हमें एक सलाहकार चाहिए होता है। पुराने जमाने में हर गांव में जब गांव-गांव थे, आइसोलेट होते थे गांव, तब हर गांव में पुरोहित होता था। पुरोहित वही काम करता था, काउंसलर का काम करता था। किसी के घर में झगड़ा हो गया, किसी के घर में कुछ विवाद हो गया, किसी में मतभेद हो गया, तो पुरोहित की बात सब मानते थे। और वो गांव का अघोषित काउंसलर था, मनोवैज्ञानिक था। और वो आध्यात्मिक ढंग से हल करने की कोशिश करता था। आज वर्तमान जीवन में अब हम पुरोहित को तो वह स्थान नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज के जीवन में ओशो आने के बाद ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक सद्गुरु होना चाहिए, जो सत्य का अनुभवी हो, उसके सामने लेकर अपने प्रॉब्लम जाएंगे तो 99% चांस है कि वहां से सही सलाह मिलेगा। तो सद्गुरु न केवल हमारे आत्मिक जीवन के दाता हैं, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के काउंसलर भी होते हैं। इसलिए जीवन में जिसके सद्गुरु है, उसको निर्णय लेना बड़ा आसान है। ये दीर्घकालिक उपाय मैं बता रहा हूं कि आपके जीवन में यदि सद्गुरु है, तो आप जीवन के बड़े से बड़े मुद्दों पर बड़े आसानी से निर्णय ले सकेंगे। दूसरी बात जो मैंने कहा था, आइंस्टीन का वचन कि बोध की कमी से अनिर्णय की स्थिति आती है। तो बोध की कमी को कहां से पूरा करें? इसके लिए परम गुरु ओशो ने और हमारे गुरुदेव ने सदा उपाय बताया है। ध्यान आपके बोध को बढ़ाएगा। ध्यान कैसे बोध को बढ़ाता है? ध्यान से मन शांत होता है, भीतर एक शांति आती है। उस शांति में हमारी प्रतिभा निखरती है, समझ बढ़ती है। समझ को बढ़ाने का एक ही उपाय पहले भी था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा, ध्यान।
जितने कोई अपने भीतर मौन बैठेगा, उसकी उतनी समझ निखरेगी, उतनी उसका बोध निखरेगा। क्योंकि बोध खराब कहाँ पर होता है? अत्यधिक विचारों के दबाव से। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप भर लेंगे, जितना ज़्यादा कूड़ा-कबाड़ भर लेंगे, जितना ज़्यादा सूचनाएँ डाल देंगे, उतने आपकी प्रतिभा मंद हो जाती है। और जितनी शांति हो, जितना भीतर निरभ्रता हो, आकाश की भाँति, उतनी प्रतिभा प्रखर होती है, जानने की क्षमता डेवलप होती है, समझ विकसित होती है। इसलिए ओशो तो एक जगह कहते हैं कि गहरे में तो समझ का ही नाम ध्यान। समझ आ गई तो बस ज़रा-सा पलटने की बात है, कुछ करने की बात नहीं है। ध्यान कुछ करने की बात नहीं है, ध्यान पलटने की बात है। और तीसरा जो दीर्घकालिक उपाय मैं निवेदन करूं, वो है हमेशा अपने जीवन में श्रेय और प्रेय में चुनाव के लिए समझ को विकसित करना। जीवन में हमेशा आपके सामने कोई निर्णय लेने की बात आएगी, तो आप उसमें जांचें कि इसमें श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। श्रेय और प्रेय को थोड़ा समझा देता हूं। श्रेय का मतलब होता है कि अभी करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिणाम में अच्छा हो। और प्रेय का मतलब होता है अभी करने में मजा आता है, लेकिन परिणाम दुखदाई है। आप किसको चुनेंगे? समझदार आदमी होंगे तो श्रेय को चुनेंगे कि ठीक है, दवाई खाते समय कड़वी है, लेकिन परिणाम उसका स्वास्थ्य है, तो आप श्रेय को चुनेंगे। और कोई आदमी कहा कि भाई मार्केट की चीजें मत खाना, अभी तुम बीमार हो, और आपने कहा खाने में टेस्टी बहुत है, चाउमीन है, मैं खा के रहूंगा, और खा लिया, तो खाने में तो प्रीतिकर है, परिणाम अहितकारी। तो हमेशा जीवन में इन दोनों के बीच में चुनाव आएगा, श्रेय या प्रेय, कि कैसे चुने, कौन है श्रेय, कौन परिणाम में हितकारी है। दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी, तब आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, और तब आप स्वयं निर्णय ले पाएंगे। और आखिरी चीज जो गुरुदेव हम लोगों को सदा कहते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कोई भी निर्णय लें तो इस पृष्ठभूमि में रखें उसको, इस कसौटी पर कसें, क्या जो आप निर्णय ले रहे हैं वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है? क्या वह पूरी पृथ्वी के लिए मंगलमय है? क्या वह अब सारे मनुष्य के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी है? उस दिशा में निर्णय। नॉलेज